जोरदार सज्जनों, आबिद सुरती जी। जब हमारे घर में धर्मयुग नाम की पत्रिका आती थी तो हम सब बहन भाई उस पर टूट पड़ते थे। क्या पढ़ने के लिए? कार्टून कोना डब्बू जी। कुछ था कि राइटर को भी अपील कर हाँ। लेकिन मुझे राइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी जो थी बड़े बड़े कैनवास बनाने की, अंडरवर्ल्ड का गायब इंसान। अब ये टैगलाइन जो थी ऐसी पिकअप कर गई कि भारत की करीब 7-8 जबान में ट्रांसलेट, एक फ्रेम में वो डायलॉग यूज करता। डायलॉग कि आप छोड़ देते थे पाठकों पे कि वो सोचें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंधेरे में रहूं या उजाले में रहूं, मैं अंधेरे में रहूं या उजाले में रहूं, ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है यार। एक व्यक्ति, एक शख्स ऐसा है जो अनवरत काम कर रहा है। उसे नहीं पता कि सारी दुनिया उसे देख रही है। उसे इस बात का ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके काम को देख रहा है। वो एक ऐसा भारतीय शख्स है जो चित्रकार है, लेखक है, कार्टूनिस्ट है, पत्रकार है, पर्यावरणविद है, नाटककार है, पटकथा लेखक है और नॉवेलिस्ट, लघु कथाओं के संग्रह की एक श्रृंखला निकालने वाले, 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले और उल्लेखनीय कार्य में नेम ऑफ रामा है और 90 वर्ष के। चलिए, अब मैं इतना लंबी भूमिका नहीं खींचती, मैं इस बात को मैं ज़रा बता ही देती हूँ आपको कि जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। अब इस बात से समझ लीजिए कि जब हमारे घर में धर्मयुग नाम की पत्रिका आती थी तो हम सब बहन भाई उस पर टूट पड़ते थे। क्या पढ़ने के लिए? कार्टून कोना डब्बू जी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन साहब की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आबिद सुरती साहब की। तो आबिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट और क्या कह रही है ज़िंदगी में। आपका इस्तकबाल करती हूँ। आपने हमें वक्त दिया और स्टेशन से आप सीधे हमारे पास आए। तो मैं चाहूँगी कि हम दर्शकों को सबसे पहले, क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ आपके बारे में लिखा पढ़ा जा चुका है, पर मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआती दौर के, शुरुआती दिनों के कुछ लम्हे, कुछ संस्मरण हमें बताएं। शुरुआत के दिन जो गुजरे हैं जी, वो बड़े अजीब व गरीब जिसे कहते हैं कि मेरा जन्म जो है वो अरबपति के है। आज जो हमारे अडानी और अंबानी है जी, वो सूरत शहर में हमारे दादा हुजूर ने सिक्का जमा दिया था। उनके 7 जहाज थे। क्या बात है। हाँ, तो करोड़पति अरबपति के घर में जन्म लिया और परवरिश फुटपाथ पर हुई। ओह माय गॉड। अब ये कैसे हुआ, ये भी इन शॉर्ट ब्रीफली बताऊं जी, तो किस्मत ने जो करवट ली और ऐसी करवट ली कि 1 साल में हमारा शिपिंग का बिजनेस था जी, माल ले जाते थे, लाते थे। 7 जहाज थे। 1 साल में 7 जहाज डूब गए। 1 साल में, यानी कि हर महीने के 1-2 करके गए सब। अब सिचुएशन ये आई, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इस दौर में हम सोच नहीं सकते कि ये हमारे दादा हुजूर ने सारे परिवार के, जॉइंट फैमिली के जितने मेंबर थे सबको बुलाया, बिठाया, कहा कि समझो जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको पैसे लौटाने हैं। अगर हम पूरी जितना भी अमाउंट है उन लोगों का वो सारा अगर हम लौटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हवेली हमारी बिक जाएगी, बहुओं के गहने बिक जाएंगे, यानी कि सीधे फुटपाथ पर आ जाएंगे। और हम दिवालिया घोषित कर देते हैं तो वो लोग सर पीटते रहे, हम ऐश करेंगे। हाँ। आप क्या चाहते हैं? सबने एक आवाज में कहा कि सबकी पाई चुकता करो। यानी कि ये जानते हुए कि भी गहने बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा, हवेली बिक जाएगी, लेकिन जो इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत जो है वो तो बरकरार रहेगी। जी, आज कहेंगे कैसे बेवकूफ़ लोग थे, लेकिन वो दौर ही ऐसा था जी, कि जहाँ इज्जत जो थी पहले आती। खैर, उसके बाद तो काफ़ी फिर वही के वही हम लोग आ गए फुटपाथ पर।
एक छोटे से कमरे में, कहाँ तो हवेली, कहाँ एक छोटे से कमरे में, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत जद्दोजहद करते रहे। और फिर ये तब की बात है जब पार्टीशन, भारत पाक विभाजन होने वाला था, और एक हवा ऐसी फैली थी उस दौर में कि जो बंटवारा होगा तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन रहा है, जी हाँ, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। ये बड़ी गलत फहमी है डेमोक्रेसी की। और हम सब बातें करते थे, नेहरू भी करते थे, लेकिन आम आदमी के ज़बान में ये था हिंदुस्तान हिंदुओं का और हमारे लिए पाकिस्तान है, तो चलो पाकिस्तान। तो हम लोग माइग्रेट करके कहाँ, बम्बई आए। बम्बई से जहाज़ चलते थे, जो पानी के जहाज़, हाँ, जो एक रात में कराची पहुंचा देते थे। अच्छा अच्छा, बड़ा मतलब कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट था कि जहाज़ वाला। तो मुसलमान सारे जहाज़ भर भर के पाकिस्तान जा रहे थे। अब हमारे परिवार में करीबन 25-30 लोग थे, उसमें से करीबन 4-5 लोग बच गए। 5 जो नहीं गए उसकी वजह हमारी दादी अम्मा थी। दादाजी इज्जत के लिए लड़े, हाँ, और दादी अम्मा ने वहाँ बम्बई पहुंचकर पैर पटक दिया, कहा कि आप इसे हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, कब्रिस्तान कहो, ये मेरा देश है। क्या बात, मैं इसे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, जिसको जाना हो जाए पाकिस्तान। तो इसमें हम लोग 4-5 लोग बच गए। यहाँ से हमारे पास एक, आप कितने बड़े थे उस वक्त? मेरी उम्र करीबन 47 में करीबन 8-10 साल की पकड़ो। अच्छा, तो हम लोग बम्बई में, हमारे पास पैसे तो थे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा कमरा, जैसे वहाँ की ज़बान में हम कहे तो खोली, और कैबिन स्पेस जितना एरिया था। तो मेरी अम्मी जो थी और मेरी दादी अम्मा थी, ये दोनों वो उसमें सोते थे, बाकी हम सब बच्चे, मेरा एक भाई भी था, छोटा भाई, मेरे चचा थे, 2 चचा थे, वो सब फुटपाथ पे सोते थे। ओहो, और यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, और धीरे 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 बढ़ते हुए ये सफ़र इतना लंबा चला कि मैं अगर पूरी कहानी बताने चलूँगा जो मैंने इसमें लिखी है, मेरे उपन्यास सूफी में जी, कंप्लीट स्टोरी लिखी कि कैसे यहाँ से हमारी ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू होकर, और एक पॉइंट यहाँ से उपन्यास का, और जो सूफी जो उपन्यास जो है जी, वो पहले जो छपा था वो मुसलमान नाम से छपा था, किसी ने पढ़ा ही नहीं इसको। नहीं पढ़ने की वजह ये थी कि लोगों ने, पाठकों ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान नाम की किताब है, तो इसमें क्या इस्लाम के बारे में कुछ प्रचार होगा, हाँ, हाँ, इसे क्या पढ़ना। तो बेचारे की सारी किताबें पर धरी की धरी रह गई। उसके बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये मतलब प्रकाशक ने इंसिस्ट किया था, टाइटल भी प्रकाशक ने दिया था कि इसमें मुसलमानों का काफ़ी कुछ है, तो इसका टाइटल मुसलमान रखते हैं। अब ये हुआ कि मैंने दोबारा सोचा, और मेरा जो एहसास जो मुझे हुआ था वो ये था कि इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग और मार्केटिंग मिसिंग है। यस, तो मैंने बदलकर उसका टाइटल सूफी रख दिया। सूफीज़म से जुड़ा हुआ, वो भी इस्लाम से ही जुड़ा हुआ था। और जो सूफी जो था, वो कैरेक्टर जो था, लिविंग कैरेक्टर, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो उसका कैप्शन रखा सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, यानी कि अंडरवर्ल्ड का गायब इंसान। अब ये टैगलाइन जो थी ऐसी पिकअप कर गई कि भारत की करीब करीब 7-8 ज़बान में ट्रांसलेट, अंग्रेजी में पेंगुइन ने उसका
पूरा उठा ही लिया पेंगुइन ने, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवा के वो भी छाप दिया। और इस तरह यानी सिर्फ टैगलाइन मार्केटिंग किसे कहते हैं वो मुझे पहली बार प्रयोग किया और कामयाब हो गया। जी। अब पेंगुइन में किताब आई तो उसका बड़ा इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि फिल्म वाले काफ़ी आ गए मेरे पास जी। कि भाई हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं हम। और सबसे पहले जो आया था मेरे पास वो ये अपने सबसे पहले अंबानी ग्रुप, उनका एक फिल्म का अलग सेक्शन शुरू किया था, उन लोगों ने कॉपीराइट खरीद ली। और जो डील जो था वैसे ही जानकारी के लिए कि भाई 4 साल तक आप कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो राइट्स कम्स बैक टू मी, टू द ऑथर। तो अभी 4 साल पूरे होने वाले हैं, कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है और कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहाँ से छूटकर हमको मिले। जी। अच्छा, ये हुआ। अब मैंने बात की थी उस रेफरेंस में सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो क्या? वो भी लिविंग कैरेक्टर, मैं भी लिविंग कैरेक्टर। हम दोनों बचपन से 8-10 साल की एज से हम लोग दोनों फुटपाथ पर बैठते थे, खट्टी मीठी गोलियां बेचते थे, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे जी। एक ही स्कूल में पढ़ने गए, एक ही प्रिंसिपल, जो मुस्लिम प्रिंसिपल जो था हमारा, चैरिटेबल स्कूल थी। ओके। उस स्कूल के प्रिंसिपल, पहला मुस्लिम टीचर प्रिंसिपल जिसको पद्मश्री मिला, ओह, तो सारे मुसलमान इलाकों में तो तहलका मच गया। क्या बात। हाँ, तो उसे बहुत प्यारा शख्स था वो, आज भी मैं उसको भूला नहीं हूँ। और ये जो जिसको हम सूफी कह रहे हैं उसका नाम था इकबाल। अच्छा। ट्रू नेम, नाम कहीं किसी के चेंज नहीं किए। कि जो इकबाल जो था वो भी सेम लाइफ थी उसकी, वही खट्टी मीठी गोलियां बेचना और ये करना और फुटपाथ पे सोना, वही फैमिली उसकी जो थी। पाकिस्तान से जो, अरे गांव खेड़े से जो माइग्रेट करके जो मुसलमान लोग जो आए थे उनकी हालत यही थी कि किसी तरह सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है। तो दोनों की लाइफ शुरुआत पैरेलल हुई, लेकिन मेरा रास्ता जो है क्रिएटिव फील्ड की ओर चला और उसका रास्ता अंडरवर्ल्ड की ओर चला। क्या बात कर रहे हैं? अब उसके डिटेल में जाएंगे तो नहीं, चलिए डिटेल में नहीं, हम आपकी लाइफ सुनना चाहेंगे। हम आपकी लाइफ सुनना चाहेंगे कि आपका क्रिएटिविटी का जो इंटरेस्ट था। वो बरकरार, तो जिसे आप किस्मत कहो या क्या कहते हैं कि कुदरत के खेल कहो, जो कहो सो, कि उस बेचारे को मौका ही नहीं मिला कि ईमानदारी से जिए। ठीक है। स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं है तो उसके पास रास्ता एक ही था। उसके फादर इंतकाल हो चुके थे, मदर थी उसके घर में। तो कुछ मिल गया, एक बंदा कहता था जा ये बॉटल लेके उधर पहुंचा दे, तेरी फीस हम भर देंगे। हाँ। इस तरह उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ रहा। बड़ी कोशिश की, कॉलेज तक गया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो अंडरवर्ल्ड वाले उसको घसीट के ले गए। तो जब हम दोनों मिले 25 साल के बाद, उससे पहले प्रकाशक मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आबिद भाई आप तो बड़े ब्रांड हो गए हो और ये, और आपका नाम इतना है कि आप बायोग्राफी लिखो। कई पाठकों के हमें पत्र आ रहे हैं कि भी इसके बारे में जानकारी चाहिए। और मैं सोचता था बायोग्राफी में किसको दिलचस्पी है, कौन, मतलब कोई ऐसी बायोग्राफी मेरे जहन में नहीं थी कि जो बड़ी मशहूर हुई और लोगों ने पेपर बैग की तरह, जेम्स हेडली चेज है तो फटाफट बिक जाती थी किताबें। ऐसी कोई किताब बायोग्राफी की कोई मेरे सामने नहीं थी, तो मैं टालता रहा। फिर एक बार मैं लाइब्रेरी में भी गया, बम्बई के अंदर मणि भवन करके लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में वहाँ मैंने सुभाष बाबू की किताब निकाली, बायोग्राफी उनकी।
मैंने कहा देखो बायोग्राफी क्या होती क्या है, क्या सेल कितना है, यार पूरा थरो रिसर्च करना ये मेरी फितरत पहले से है। तो मैंने किताब निकाली सुभाष बाबू की बायोग्राफी, और लास्ट पेज पर जो पाठक ले जाते हैं उनके नाम और डेट तारीख लिखी होती है। तो उसमें सिर्फ वो 8-10 साल से किताब पढ़ी हुई, उधर सिर्फ 3 लोगों ने वो किताब पढ़ी 8-10 साल में। मैंने कहा तो बायोग्राफी लिखकर मैं क्या करूं। सही बात। लेकिन जब ये बंदा मिल गया तो दिमाग में फिर हलचल शुरू हुई, और ये हुआ कि ये मैंने कहा ये जमाना जो है वो एक पर एक फ्री का है, तो मेरी बायोग्राफी के साथ इसकी जोड़ देता हूँ फ्री में, तो डबल चलेगी और बिकेगी, हाँ। और एक इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो फिर मैंने हम दोनों को लेकर, हम दोनों का बचपन, हम दोनों का स्ट्रगल, आगे बढ़ने की जद्दोजहद, ये सारा उसमें है। और उसमें पॉइंट ये है कहने का कि भाई इसे आप नियति कहेंगे या क्या कहेंगे जी, किस्मत का खेल कहो, कुछ भी कहो, दिस इज द वे, दिस इज रियलिटी, और इसमें कोई फिक्शन नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्रिएटिविटी की विधा में सबसे पहले आप कार्टून बनाने पर आए। आपने वैसे इसके लिए क्या कोई प्रॉपर शिक्षा ली? नहीं, जरा भी नहीं। इसकी लिंक जो है ना कार्टूनिस्ट की जी, वो मेरी चित्रकला से जुड़ी हुई है। आर्ट जो है, पेंटिंग कला जिसे कहते हैं आर्ट, वो मुझ में इनबिल्ट मैकेनिज्म जो था जी, कि मैं पैदा ही हुआ था आर्ट को लेकर। तो स्कूल में बैठ के मैं डुडलिंग बनाता था, और तो बच्चे लोग आसपास के जो बैठते थे छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे साथ वो भी देखते थे कि मैं बना रहा हूँ। तो एक लड़के ने कहा, अरे ये क्या बना रहा है छोटा छोटा, तू घोड़ा बनाता है तो गधा लगता है, जरा बड़ी साइज का बना कुछ। तो मैंने कहा भाई बड़ी साइज के लिए बड़ा कागज़ चाहिए, फिर पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, और मुझे बड़ी साइज का मुझे आइडिया नहीं है। तो क्या आइडिया के लिए तू मेरे साथ चल, वो पड़ोसी ने कहा, बच्चे ने। और वो रईस अच्छे घर का लड़का था, वो मुझे एक अपने पड़ोसी, उसके पड़ोस में एक फोटोग्राफर रहता था जी, और उस फोटोग्राफर की फितरत ये थी कि वो देखता था कोई क्रिएटिव आदमी, बेचारे के पास रहने की जगह नहीं है, तो कहते आजा मेरे घर। वो अपने घर में से एक कमरा देता था, रईस था वो। तो उसके घर में एक चित्रकार भी, उसने उसको यूसुफ झाला नाम था, उसको जगह दी थी, और वहाँ मुझे वो ले गया। तो मैंने देखा ये बड़े बड़े कैनवास जो आपके घर में लगे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े कैनवास मैंने देखे, तो मेरा तो दिमाग चकरा गया जी। और फिर मुझे ये लोग, वो मेरे गाइड बन गए। जहाँ दूसरा एक राइटर भी बैठता था वहाँ, मुश्ताक जलीली उसका नाम था, जो बॉलीवुड का राइटर था। दो और जो मालिक था उस फ्लैट का, उसका नाम मुझे याद आएगा, वो फोटोग्राफर था। तो एक फोटोग्राफर, एक पेंटर और एक राइटर, ये 3 मेरे गाइड बन गए। ये उसको, अंडरवर्ल्ड वाले को ये लाभ नहीं मिला, उसकी लाइफ में जो भी आया हेल्प करने के लिए, ये भी हेल्प कर रहे हैं मुझे, उसको हेल्प करने वाले सब अंडरवर्ल्ड के थे। तो वो उसी दिशा में चलता। तो ये अब मैं जानना चाहूंगी कि आपका सबसे पहला कैरेक्टर डब्बू जी, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। हाँ, तो उसके लिए पहले तो थोड़ा सा कार्टूनिंग के बारे में, हाँ, जरा सा पहला सर। तुमने कहा था। हाँ, तो पेंटिंग में क्या हुआ कि भाई पेंटिंग में सरवाइव करने के लिए नकद चाहिए। मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जे कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, पहले उसको जे स्कूल ऑफ आर्ट कहते थे, जे स्कूल ऑफ बम्बई में। हाँ, उसके एडमिशन के पैसे नहीं, कुछ नहीं, तभी आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये लोग मुझे गाइड करते थे, 3 मेरे गाइड थे, और वो पेंटर मुझे पेंटिंग सिखाता था।
वो राइटर उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया कि भाई तू मेरे पास बैठा कर और तुझे जो आइडिया आते मुझे बता। तो मेरे आइडिया में कहीं कोई फ्रेशनेस कुछ था कि राइटर को भी अपील कर, लेकिन मुझे राइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी जो थी बड़े बड़े कैनवास बनाने की। अब यहाँ से मेरी गाड़ी चली। एक तो कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, प्लस कैनवास के लिए, कलर्स के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंसिव। यानी जे कॉलेज में तब भी और आज भी फैशन के लिए लोग लड़के लड़कियाँ आते थे कि भाई हम तो पेंटर है, ये है वो है। हार्डली कोई ऐसा निकलता था वहाँ से। मैं तो सिंसियर था, मुझे तो सीखना था, आगे बढ़ना था आर्ट में। तब मेरा वैन गो, स्कूल लाइफ खत्म हो रही थी, वैन गो करके बड़ा मशहूर पेंटर हुआ। यस वो मेरा समझ लो कि उसकी किताब मैं अपने पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे रखकर सोता था। इतना मैं चाहता था उसको। उसकी बायोग्राफी इतनी इंस्पायरिंग भी थी। तो ये सब तो था, लेकिन पैसे का क्या करें। वैन गो भी मर गया, उसकी मतलब मर खप गया। एक पेंटिंग बेच नहीं पाया अपनी जिंदगी में, और मैं उसी ट्रैक पर आगे बढ़ना चाहता। तो अब सवाल ये था कि कलर के पैसे कहाँ से आएंगे, कैनवास के पैसे कहाँ से आएंगे, एडमिशन लेने के पैसे कहाँ से, ये सारा सब प्रॉब्लम वहाँ के। तो उसके लिए मैंने कहा ना, मैं स्कूल में डूडलिंग करते रहता था विदाउट नोइंग ये वो। तो लोग कहते हैं क्या कार्टून बनाया है, तो मैंने कहा मैं कार्टून भी बना सकता हूँ। और मैंने छोटे छोटे कार्टून बनाने शुरू किए। तो मेरे जो मार्गदर्शक 3 मस्केटियर्स, फोटोग्राफर, चित्रकार और राइटर, तीनों मेरे साथ जुड़ गए थे और मुझे गाइड कर रहे थे। अब सिचुएशन ये आई कि पेंटिंग के लिए जो खर्चा निकालना है, उसके लिए मैंने कार्टून बनाना शुरू किया, छोटे छोटे विदाउट एनी गाइडेंस ये वो। लेकिन उनके पास जाता था, वो चित्रकार थे, उसमें कोई कार्टूनिस्ट नहीं था। और उन दिनों देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जी, जो आज पता नहीं क्यों एक दिन ऐसा आता था स्कूल्स में, जैसे इंडिपेंडेंस डे है या कुछ इस तरह के, हमारे जो होली है ये है, एक दिन आता था खरी कमाई डे। हाँ, यस। खरी कमाई डे से मतलब ये है कि उस दिन हर बच्चा अपनी कमाई लेकर घर पहुंचेगा, अम्मी के हाथ में पैसे रखेगा और अम्मी से कहेगा अम्मी खाना दो। अपने पैसे का खाना खा रहा है। अद्भुत कॉन्सेप्ट था। और ये स्काउटिंग के साथ जुड़ा हुआ था। स्काउटिंग के अंदर बस यानी हर बच्चा जो है उस दिन कोई हैंडीक्राफ्ट में फूल बनाकर बेचने बैठ जाता था। कोई बच्चा जो था तो बुट पॉलिश का ब्रश और पॉलिश की डिबिया लेके बैठ जाता था। क्या बात। और लोग ऐसे मोटिवेट करते थे, पॉलिश नहीं करवाना है फिर भी कहे नहीं हमारा कर दो, फिर हमारे बुट पॉलिश कर दो, और पैसे देते थे। तो ये जो फीलिंग जो थी उसको, वो तो अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। लेकिन ये कमाने का जरिया, मुझे उस दिन खरी कमाई डे के रोज मुझे लगा कि यार फूल तो क्या बेचना, क्या करूं। फिर मुझे सूझा कि मेरे कार्टून जो है वो अप्रिशिएट हो रहे हैं, वो 3 लोग अप्रिशिएट करते हैं। ओके। और उन लोगों से मैंने कहा था, उन लोगों ने कहा ये तो बिक सकते हैं तेरे कार्टून। वो डब्बू जी में 3 फ्रेम होती है, 3 फ्रेम के अंदर एक आइडिया होता। शुरुआत की मैंने 1 फ्रेम में टोटल आइडिया। ओके। 3 फ्रेम की जरूरत नहीं। उन्हीं दिनों में लक्ष्मण ने शुरू किया था कॉमन मैन। हाँ। 1 फ्रेम के अंदर, 1 फ्रेम में वो डायलॉग यूज करता था, डायलॉग मेरा विदाउट डायलॉग। हाँ, यानी उससे भी 1 कदम आगे था। सोच कि आप छोड़ देते थे पाठकों पे कि वो सोचें कि क्या है उसमें। वो अपने आप में एक आइडिया ऐसा होता था, जैसे पहला आइडिया जो था,
अब सॉरी, आई एम कमिंग बैक टू स्काउटिंग डेज। तो मुझे ये हुआ कि मैं कार्टून मेरे बेचना है। अब मुझे पता नहीं, मैंने अखबार कभी खोल के देखा नहीं था, कोई वो कल्चरल वहाँ जाता था, थ्री मस्केटियर्स के पास, तो वहाँ कुछ देखने को मिलता है। तो अब कहाँ बेचूँ मैं? तो फिर उन लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे घर से, तब हम बम्बई में डोंगरी इलाके में रहते थे जो बड़ा बदनाम था जी। और हम फख्र करते थे कि करीम लाला ओहो, इंडिया का पहला डॉन डॉन। हमने दिया है। अब ऐसे माहौल से पता चलता है कि माहौल ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, माफिया लोग हाँ। बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, वो बिसाइड द पॉइंट। अभी ये मुझे आइडिया अच्छा लगा कि मैं कार्टून बेच सकता हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर जो है, जहाँ हम लोग भेंडी बाजार के करीब डोंगरी इलाके में रहते थे, वहाँ से 10 मिनट की वॉक। ओके। लोगों ने कहा कि वहाँ जाओ, हमारे वो मस्केटियर तीनों ने, और वहाँ दिखाना। अब तो मैं स्काउट का ड्रेस पहना, मैंने सीटी भी लगाई, और चलता हुआ पहुँचा। अरे कितना इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प था वो दिन कि मैं बाहर, गुरखा बैठा हुआ है टाइम्स बिल्डिंग के बाहर, और मैंने उससे कहा कि मुझे आपके साहब से मिलना है। डरते डरते एकदम से बोला जाने देगा कि नहीं? तो उसने कहा कि वो सीधे पैसेज में चले जाओ, सीधे स्ट्रेट, और जो कैबिन दिखाई दे रही है ना, उसको धक्का मारो दरवाजे को, अंदर घुस जाओ। बड़ा आज सरल मिलने रास्ता। जाओ, किसी को एडिटर क्या, किसी चुकंदर को भी मिलने जाओ जी। Anyway, तो मैं तो डरते डरते गया, कैबिन को हौले से हटाया, तो कोई बैठा था, पता नहीं अंग्रेज था या इंडियन था, कौन था। और बोलने की तो हिम्मत थी नहीं, मैंने चुपचाप कार्टून रख दिए उसके सामने, 2-3 लेकर गया था। उसमें से उसने एक उठा लिया, उठाकर देखा। अच्छा, पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि लड़का स्काउट के मेरे पास कुछ चंदा मांगने आया है, क्या है ये। और वो कुछ कहे उससे पहले मैंने कार्टून रख दिए। तो उसने वो पहला कार्टून उठाया, देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने कहा बात बन गई अपनी। अरे सही बात है। तो मेरा पहला कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण के सामने। क्या बात है। और स्कूल डेज, वेरी यानी गुड 11th में या 12th में जो भी था मैं वहाँ। जी। तो इस तरह कार्टूनिंग की शुरुआत हुई, और बाद में इसमें दम कैसे आया, इसकी भी अलग कहानी है कि वो तो छोटे छोटे आइडियाज थे। फिर मैं कॉमिक्स पर गया, पूरे 30 पन्नों के कॉमिक बनाना और एक नई राह क्रिएट करना उसमें, वो बड़ी अजीब, मतलब वो पूरे 30 जो कॉमिक्स के पेज हैं, हाँ, वो पूरे आप ड्रॉ करते थे, उसको ड्राइंग करते थे? नहीं, मैं उसमें ये करता था कि ड्रॉ, मेरे पास उतना वक्त नहीं था क्योंकि मुझे डब्बू जी को टाइम देना पड़ता था, और भी फीचर मेरे चल रहे थे, डॉक्टर चिंचू के कारनामे वो पराग में चल रहे थे, फिर गुजराती में चल रहे थे, एक रमकड़ू करके मैगजीन आता था। मतलब लोग आपको चाहने लगे थे, मांगने लगे थे। हाँ, बिल्कुल, डिमांड शुरू हो गई थी। अब ये हमारा ये टाइम्स का तो हो गया मामला, अपनी गाड़ी आगे बढ़ गई, मार्केटिंग अपना शुरू हो गया। अब यानी एडमिशन कॉमिक्स पर मैं बात कर रहा था, इट इज रिलेटेड टू कार्टून्स। और आपने ये कहा कि वो सारे 30 पन्ने मैं बनाता था, ये आपका इंक्वायरी आपकी ये थी जी। तो मैं क्या कर, जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई जी, कॉमिक्स की, ये डब्बू जी की भी शुरुआत करीब वैसे ही हुई थी। इससे समझ में आ जाएगा कि टाइम्स के बुजुर्गों ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि
अब तक हम फैंटम यूज कर रहे हैं, टार्जन यूज कर रहे हैं, मैंड्रिक द मैजिशियन यूज कर रहे हैं, सारे विदेशी कॉमिक्स हम लोग छाप रहे हैं। क्या इंडिया में कोई ऐसा है ही नहीं कार्टूनिस्ट के कॉमिक बनाने वाला, जो सोचने वाला? मैंने कहा कई हो गए भाई, शायद हम लोगों को पता नहीं। बोले कोई नहीं है, इंग्लिश में तो कोई है ही नहीं। तो भाई इंग्लिश में नहीं है तो लैंग्वेज में कोई नहीं है। तो हाँ, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे सोचने का वक्त दो। फिर मैंने पूछा मुझे आपने क्यों चुना, बुलाया मुझे? तो बोले हमने कईयों को ट्राई किया, नहीं जम रहा था। तो किसी ने आपका जिक्र किया कि आपका डब्बू जी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, सही तो है। डब्बू जी का फायदा मुझे यहाँ मिला। तो हमने इसीलिए आपको दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि आप राइटर भी हो, कुछ शॉर्ट स्टोरीज और वैसे लिखा करते हो और कार्टून भी बनाते हो, तो कॉमिक भी आप लिखो और आप डिजाइन करो। हाँ, ये आइडिया। हाँ, तो मतलब पूरा कॉमिक मुझे सोचना है, करना है। तो मैंने 1 महीना मांगा। अब मेरी सोच का तरीका बताता हूँ कि मैंने रिसर्च शुरू किया। मैंने सारे कॉमिक जितने अवेलेबल थे अंग्रेजी में, इंडिया में तो थे ही नहीं, अपने इंडियन कॉमिक्स तो थे नहीं, वो सब स्टडी करने पर मुझे पता चला कि बेसिक कॉन्सेप्ट सब में, बेसिक थ्रेड जिसे कहते हैं, आइडिया कि गुड वर्सेस इविल। टार्जन जो है, टार्जन गुड, इविल लोग जो ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं वो इविल, और उन लोगों को, ट्राइबल्स के लिए उनको मार पीट के भगाता है वहाँ से, जंगल में से। हाँ। इसी तरह मैंड्रेक ले लो, ये ले लो, कोई भी कैरेक्टर ले लो, सबका बेस ये है। तो मुझे वो मिल गया, बेस मिल गया कि भाई मेरे बेस में भी गुड वर्सेस इविल को रखकर अब इविल क्या होगा। तो वो जो दौर जो था, वो जैसे इस दौर में अगर मैं बनाता तो इविल के सोर्स पर मैं टेररिस्ट को लेता। जी हाँ, जी हाँ। उस दौर में बैंडिट, डाकू लोग, मैंने कहा डाकू वर्सेस पीपल। हाँ। और डाकू लोग ऐसे थे कि लोग घर में तस्वीर रखते थे, मानसिंह और ये, और मैंने कहा जैसे हम लोग वो मानसिंह के सामने हम लोग करीम लाला की तस्वीर रखते थे हमारा। तो ये इस तरह फिर अब ये सोर्स मिला मुझे कि भाई डाकू वर्सेस एक कैरेक्टर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने चंबल का दौरा किया। मैंने 1 महीना मांगा था ना, तो 10-15 दिन मैंने चंबल में गुजारे। कौन सा डाकू कहाँ, मानसिंह कहाँ रहता था, उसकी घर की हालत अभी क्या है, लाखन सिंह का घर कहाँ है, ये सारा वहाँ की पुलिस वाले, वहाँ के अखबारों में गया, वहाँ से सारा वो उनके न्यूज़ जो छप चुके थे। मतलब आप पूरा होमवर्क करते थे? बिल्कुल नहीं। कामयाब आदमी ऐसे नहीं होता कि बातों बातों में कह दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसे कुछ हो जाते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं, अपना तरीका ये है कि गो थरली, ऐसे अंदर उतरो के कोई हिला ना सके। सही बात है। जो हम काम कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आपकी किसी डाकू से भी मुलाकात हुई? डाकू से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डाकू के घर वालों से हुई। अच्छा। जितने में कांटेक्ट में आया मैं कि भाई इसका पति जो है, बोले वो जेल में है। तो हाँ। जेल में मिलने जाना ज़रा मेरे लिए मुश्किल था, इतना टाइम नहीं था। 15-1 दिन फिर भी मैंने दिए चंबल के अंदर। तो उसमें कुछ इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है कि रात में मैं चंबल में गया था किसी डाकू से मिलने, नाम याद नहीं आ रहा है। उसकी गैंग बड़ी तहलका मचाए हुई थी, मिलने के लिए गया था, वो तो मिला नहीं। लेकिन बाद में वहाँ से मैं निकल कर बाहर आया तो रात में 11 बज गए थे चंबल एरिया। बाप रे। 11 बजे मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो एक पुलिस वाला आया, और नाइट ड्यूटी में से दिन का दौरा करके रात में घर जाने के लिए। तो मुझसे कहा आप क्यों खड़े इधर? मैंने कहा भाई मुझे भी जाना है कि जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ पहुँचना है। तो बोले अभी तो बस आई नहीं है, अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी सवेरे बस आएगी। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे, आप कैसे जाओगे? बोले मैं तो यहाँ सो जाता हूँ। तो मुझसे मेरे हाथ में बंदूक दे दी, तुम चौकी पहरा करना।
तो बोले मैं 4 घंटे सोऊंगा। कितने घंटे? 4 घंटे। उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, तुम सो जाना, मैं चौकी पहरा करूंगा। ये ऐसे प्यारे प्यारे इंसिडेंट पुलिस वालों के, इनके उनके, ये सारा मुझे मटेरियल इकट्ठा हुआ। इकट्ठा करके मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया डाकू के परिवार से, क्योंकि उनके परिवार के बड़े क्लोजली मैं आया। और पहला इश्यू जो निकाला मैंने, जो विजुअलाइज किया, फर्स्ट इश्यू रेड ब्रिक हाउस, अंग्रेजी में था ये। कॉमिक्स ज़्यादातर अंग्रेजी में ही रहे, बाद में ट्रांसलेशन करके इन लोगों ने हिंदी में भी निकाले, मराठी में भी, बांग्ला में भी। अब रेड ब्रिक हाउस का मैंने कॉन्सेप्ट ये पकड़ा, जो डाकुओं के घर में गया था ना, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक औरत जो है, जिसके पति को पुलिस वालों ने मारा है, खत्म कर दिया, और वो अपने क्या कहती, आज भी उसने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी है, सिंदूर नहीं मिटाया है। जिस रोज मेरा बेटा बड़ा होगा और उस कमीने पुलिस वाले को मारेगा उस दिन मैं मेरी चूड़ियां तोड़ दूं। ये सब मैं देखा, सुना। ये पान सिंह तोमर भी बनी थी ना, वो उसी टाइप से बनी थी। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ती थी जी, तो मैं मान सिंह से मिली हूँ, क्योंकि मेरे फादर जज थे, तो वो बेल वेल के लिए घर लेके आते थे ना। अच्छा, शाम के समय। राइट, तो मैंने चंबल की सब घाटियाँ और ये सब देखा है। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो इस तरह से कॉमिक्स तैयार हुए। कॉमिक में मुझे कैरेक्टर मिल गया, और पहले कॉमिक की, फर्स्ट कॉमिक की स्टोरी मिल गई। ठीक है। कि भाई एक डाकू जो था, उसकी बीवी इंतजार कर रही है कि जिस दिन बेटा बड़ा होगा। अच्छा, ये आपने स्टोरी में डाला? हाँ, ये मैंने पहले कॉमिक की कहानी इन शॉर्ट, कि आज बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ, और माँ पूजा पाठ कर रही है, और बेटे के ये क्या कहते हैं, पूजा पाठ के अंदर प्रसादी भी है, जलेबियाँ रखी हुई है खाने के लिए, ये वो, और ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बेटा जो है, उसने अपनी बाइसिकल जो थी उसको तोड़कर उसमें से राइफल बनाई, बदला लेने के लिए। ओहो हो। और तो पर ये क्या समाज के लिए गलत मैसेज नहीं जा रहा था कि वो पुलिस वाले को मारने के लिए जा रहा है? हाँ, अब मजे की कहानी है ना, ये तो ये शुरुआत है। हाँ। पॉइंट करेक्ट है तुम्हारा। हाँ। कि गलत मैसेज, लेकिन पूरे कॉमिक में जो है, पूरे कॉमिक में देखोगी तो ये चीज़ है मोटिवेशनल, और लोगों को पता चलता कि वो गलत थी औरत। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि इसने साइकिल की वो तोड़कर पाइप निकाले, उसमें से राइफल बनाई, और माँ उसको आशीर्वाद देती है कि जा बेटा फतेह कर, राइट। और वही पुलिस वाला दरवाजे में खड़ा है, कहता मैं निहत्था हूँ। ओके। यानी कि मैं किसी को अरेस्ट करने नहीं आया, किसी को मारने नहीं आया। हाँ, और माँ कहती उड़ा दे सारे हरामजादे को, शूट मार, बोले। तो बच्चा कहता मम्मी तुमने तो सिखाया था कि घर आए मेहमान को पानी का पूछा जाता है, पहले मारा नहीं जाता है। अब ये जो आपने क्वेश्चन, बड़ा वाजिब क्वेश्चन किया था कि गलत मैसेज तो नहीं जाएगा, तो अब यहाँ से सही मैसेज शुरू होता है कि पुलिस वाला कहता मैं निहत्था हूँ, और मुझे अपने हीरो से, हीरो का नाम बहादुर, कि बहादुर के साथ मुझे चंद मिनट चाहिए। और माँ चिल्लाती मार दे मार दे, वो कहता नहीं माँ, ये मेहमान है घर का, और उसके साथ जाता है तो वो पुलिस वाला उसको ले जाता है एक मैदान, पूरा मैदान है। तो उससे पूछता है कि यहाँ क्या था, मैदान जो आज दिख रहा है। तो बोले यहाँ एक बस्ती थी, फला फला कौम के लोग रहते थे। तो बोले उनका क्या हुआ? तो उनको क्या हुआ, कहीं चले गए होंगे। तो नहीं, बोले तेरे बाप ने पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इस तरह वो हर जगह ले जाता है। वो पागल औरत जानता है कौन है? बोले उसके शौहर को उल्टा लटका के उसने भूखा प्यासा मारा। इस तरह आपने वो ग्लैमराइज किया था माँ ने कि तेरा बाप कितना महान था, कितने मंदिरों में घंट लगाए। वो यानी ये कंपैरिजन के अंदर वो माँ कहता माँ
अब मुझे मेरे ढंग से जीने दो जैसा मैं चाहता हूँ। और यहाँ से बहादुर का कैरेक्टर, अच्छा मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था कि 2 पॉइंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि ये कॉमिक बनाना वो एक आर्ट है, कॉमिक 30 पन्नों का, जी। कि उसको कैसे वर्कआउट करें कॉमिक को। तो आप जैसे महीने में एक कॉमिक निकलता होगा तो आप पूरा महीना बनाते थे? नहीं, मैं कॉमिक नहीं बनाता था, मैं विजुअलाइज करता था। भाई पहली फ्रेम है कि यहाँ क्लोजअप आएगा, या बहादुर का क्लोजअप, या ये सारे कैरेक्टर में स्केच करके दे देता था। मेरा बहादुर ऐसा लगेगा, समझे, मेरा फैंटम ऐसा लगेगा, जैसे हाँ। फैंटम का कैरेक्टर समझ गई। हाँ। वॉल्ट डिज्नी ने एक मिकी माउस बनाया, बाकी उसकी टीम बनाती रही। वैसे मेरा एक बनाता था और पूरा कॉमिक 30 पन्ने विजुअलाइज करके देता था मैं। और उसका सीक्रेट ये था, सक्सेस के 2 सीक्रेट थे। एक तो इंडियन कॉमिक था, एक नई सोच थी, फॉरेन के जितने सुपरमैन और ये और लड़ाई और जादू टोना सब, मेरा रियलिटी थी मेरे में। हमारे तुम्हारे घर का एक बच्चा है, कैसे आगे बढ़ता है जिंदगी के, सही बात है, ये था। तो इसमें कॉमिक में जो पूरी स्टोरी जो थी, वो पूरी स्टोरी में लिखता था 30 पन्नों के अंदर। और उसका एक सीक्रेट और भी था। सीक्रेट ये था कि कॉमिक इज ए विजुअल मीडिया। विजुअल मीडिया का मतलब ये होता है कि देखने का है, पढ़ने का नहीं है, रीडिंग का कॉमिक जो है। तो मैं विजुअल बड़े बड़े रखता था और डायलॉग कम से कम, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट वही आता था कि जो लोग बड़े बड़े डायलॉग डालते थे, जैसे कि उपन्यास लिखो, मैं 2 लाइन में वो उपन्यास कह दूँ इसके अंदर। तो इसलिए कामयाबी की वजह ये है। और उसकी कामयाबी की एक और, यानी कितना कामयाब हुआ बहादुर ग्लोबली। अभी इसी साल अमेरिका में एक कलेक्शन छपा है, 1001 कॉमिक्स यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। ये उसका टाइटल है उस कॉमिक का, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट कॉमिक्स चुने गए हैं। बेस्ट कॉमिक्स के अंदर इंडिया में से सिर्फ एक चुना गया और वो बहादुर था। क्या बात है, ये बहुत ही बड़ा है, मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात नहीं है, और मेरी कमाई भी यही है। तो दोस्तों, ये थे आबिद सुरती साहब अपनी ज़िंदगी के साथ। जाहिर सी बात है, नाम इतना बड़ा है, इंसान इतना बड़ा है, तो उसकी वार्ता को हम छोटा नहीं कर सके। तो अभी हमने पहला पार्ट ख़त्म किया है और हम दूसरे पार्ट में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी रचनात्मक दुनिया में कदम रखा और कार्टून को ना डब्बू जी शुरू किया। शुक्रिया, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।